खड़े के रिकॉर्डिंग करने की बड़ी इच्छा हो रही थी आज, इसलिए मैं खड़ी हो गई। एंड हैव यू एवर नोटिस दिस, पहले अगर कोई बात कोई रखता था और अगर कोई दूसरा इंसान आके बोल रहा है कि नहीं ये मेरे हिसाब से गलत है, तो उसके आगे पीछे डिस्कशन होता था, डिस्कोर्स होता था, ऑफेंड हो जाते थे लोग। आई नॉट से नो, बट देयर वाज अ स्पेस बीइंग केप्ट फॉर डिस्कशन एंड पीपल वुड बी ओके विथ अग्रीइंग टू डिसअग्रीइंग। वहाँ पे कोई ऐसे पैशनेट रिस्पॉन्स या कोई पैशनेट लेवल नहीं लगाया जाता था ऐसा किसी के ऊपर कि तुमने इसके खिलाफ बोल दिया ये तुम हो, तुमने इसके खिलाफ बोल दिया तुम वो हो। ये नहीं होता था। होता ये था कि बात जब सामने रखी जाती थी वो बस रेटोरिकली अपना सवाल रख रहा है। बहुत सिंपल कहानी है, बताती हूँ। जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तब अमावस्या है, सो इट मेक सेंस कि मुझे आज ही ये कहानी याद आनी थी। बादशाह अकबर ने दरबारियों को बुलाया, अपने नवरत्नों को बुलाया और सबके सामने ये बात रखी अपने मन की कि 1 महीने में 30 दिन ही क्यों होते हैं, 60 दिन क्यों नहीं होते, और 1 साल 365 दिनों का ही क्यों होता है, उससे ज़्यादा क्यों नहीं होता। तो मैं ऐलान करता हूँ कि अब से 1 महीने में 30 नहीं 60 दिन होंगे। तो बाकी सब ने कहा कि हाँ ठीक है, फाइन, आप कह रहे हो तो जहाँ पना हम क्या कर सकते हैं। बट बीरबल, एज वी ऑल नो, केम इन एंड सेड कि जहाँ पना आपने जो फरमान रखा है वह काबिल तारीफ़ है, आपकी सोच की मैं दाद देता हूँ, किंतु अब हमें एक काम करना पड़ेगा। चंद्रमा से हमें विनती करनी पड़ेगी कि वो 15 दिन में अपना साइकिल ख़त्म करने के बजाय 30 दिन में अपना साइकिल ख़त्म करें। यानी पूर्णिमा से अमावस्या जाने के लिए उन्हें 30 दिन लेने चाहिए और वापस अमावस्या से पूर्णिमा आने के लिए उन्हें 30 दिन और लेने पड़ेंगे। इस तरह अगर वो 15 दिन के बजाय अगर वो 30 दिन ले तो आप 1 महीने 60 दिन का हम फिर आगे करवा सकते हैं, हम ये ऐलान करवा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अकबर बादशाह वॉज इम्प्रेस्ड एंड ही वॉज लाइक, ओ अच्छा ठीक है। अब चांद को फरमान देने वाले हम ना चीज़ कौन होते हैं, वो चांद है। ही रियलाइज्ड हाउ स्टूपिड वॉज ही बीइंग एंड ही 30 महीने का ही 1 माह होगा एंड 15 दिन अमावस्या के, 15 दिन पूर्णिमा के। सो ये रेटोरिक जो है ना, मुझे मेरे सोसाइटी में मेरे आसपास तो नहीं दिख रहा। आपके आसपास होगा तो प्लीज़ बताना। मेरे लिए ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। अगर आज के तारीख में अगर कोई रेटोरिक किंग है तो मुझे ये पता है कि लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार के मीम्स यूज हो जाते हैं एज अ रेटोरिक। आणि ही ढोलकी आणि घुंगर म्हणजे त्यांची भाकरी आहे रे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मिस्टर स्वप्निल, स्वप्निल सर प्लीज। तो अभी ये बताएंगे कि वापस करना है या नहीं करना है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब You can just take his memes and place and it will still not be offensive, but you will get the point, you will get the empathy, you will get the pain of the person in front. Memes do the work really good for rhetorics and that is what is there currently. इसके पहले लिबरल आर्ट्स एक ऐसी एजुकेशनल फील्ड है जहाँ पे हम म्यूज़िक रिलेटेड, मैथ्स रिलेटेड, ज्योमेट्री रिलेटेड, ड्राइंग रिलेटेड, आर्ट्स रिलेटेड, राइटिंग रिलेटेड चीज़ें सीखते हैं। लिबरल आर्ट लैटिन टर्म है। वेस्टर्न हायर एजुकेशन जो था पहले के ज़माने में, उसके अंदर ये सेक्शन आता था एज लिबरल आर्ट। लैटिन में आने से पहले ये था ग्रीक। पाइथागोरस उस वक्त बोले कि ये सारे जो हमारे कलाएं हैं जिनको हम हमारे आसपास यूज़ करते हैं, इन सबको एक कैटेगरी में डालना बहुत ज़रूरी है। पाइथागोरस ने इस बात को इनिशिएट किया और पाइथागोरस के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने ये मिडीवल क्वाड्रिवियम बनाया जिसमें म्यूज़िक आया, ज्योमेट्री यानी कि ड्राइंग आया, मैथ्स आया और एस्ट्रोनॉमी यानी कि स्पेस की स्टडी आई। अब हुआ ऐसे कि 4th सेंचुरी में जब एथेंस में, ग्रीस में हर जगह इलेक्शन हो रहे थे क्योंकि उस वक्त डेमोक्रेसी थी वहाँ पे, माइंड यू, तो जो कॉन्वर्सेशन स्किल्स थी उनको वहाँ की जो कॉमन जनता है वो बाकी सारी चीज़ों से ज़्यादा अहमियत देने लग गई। इसीलिए ये जो मिडीवल क्वाड्रिनिवियम है
इसके अंदर एक लोअर ट्राइड भी आ गया। इस ट्राइड में थे डायलेक्टिक यानी कि लॉजिक, ग्रामर और रेटोरिक। डायलेक्टिक मतलब कॉन्वर्जेशन, कॉन्वर्जेशन डायलेक्ट जिसमें लॉजिक हो, सेंस हो, उसके ऊपर बहुत लंबा अलग से पढ़ाई है। आधे लोग उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, आधे लोग उसको फिलोसॉफी में पढ़ते हैं। फॉलोड बाय ग्रामर। ग्रामर को बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और सीरियसली बिल्कुल नहीं लेते, बिकॉज होता यह है कि दिमाग में होता बहुत कुछ है लेकिन उसको सेंटेंसेस में फ्रेम करने में इतनी दिक्कत होती है कि ओ माई गॉड मैं क्या बताऊँ। और तीसरा आता है रेटोरिक। रेटोरिक इज एज सिंपल एज तुम अपनी बात को किस तरीके से रखते हो, और जब तुम तुम्हारी बात रख रहे हो उसमें तुम किन किन एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हो, ह्यूमर बीइंग वन ऑफ देम, इफ़ आई गॉट द डेफिनेशन करेक्ट। तो जो चीज़ पहले के टाइम पे काफ़ी कम इम्पोर्टेंस रखती थी, काफ़ी सालों बाद स्पेशली रेनेसांस के बाद काफ़ी बदल आया है उसमें, क्योंकि जो 4 चीज़ें मैंने बताई उसमें और चीज़ें ऐड हो गई। ग्रामर का इम्पोर्टेंस थोड़ा कम हो गया, पोएट्री ऐड हो गई, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स उसमें ऐड होते होते उसके बन गए 1 2 3 4 5 6 7 डिविजन्स, जिनमें आया लाइफ साइंसेस, बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस, ये सब। फिर आया फिजिकल साइंस यानी कि उसमें फिजिक्स आ गया, एस्ट्रोनॉमी आ गया, ज्योमेट्री आ गया, ये सब। जियोलॉजी भी उसका एक हिस्सा है। फिर आया लॉजिक, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स। फिर आया फिलोसॉफी, हिस्ट्री, सोशल साइंस जिसका पॉलिटिकल साइंस भी एक हिस्सा है, साइकोलॉजी भी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ सोशल साइंस का हिस्सा है। एंड नेक्स्ट कैटेगरी जो आई वो आई क्रिएटिव आर्ट्स की, यानी यहाँ पे आप म्यूजिक की पढ़ाई करते हो, डांसेस की पढ़ाई करते हो। सो रेटोरिक की जो पढ़ाई थी वो पहले होती थी, अभी वो कोट एंड कोट पढ़ाई में नहीं आता। रेटोरिक्स, ग्रामर सब कुछ उसमें आता है। तो जब आप डिबेट्स लिखते हो, जब आप एसेस लिखते हो, जब आप स्टोरीज लिखते हो, जब आप लेटर्स लिखते हो, और भी बहुत कुछ है ना, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब कुछ रेटोरिक इश है। मतलब उसमें रेटोरिक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। पहले जो प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, इन सब का कहीं ना कहीं ये कहना था कि रेटोरिक पॉलिटिकल डिस्कोर्स तक ही रहे तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया उसका इंपॉर्टेंस हर जगह बढ़ गया। सोशल सिनेरियो में उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया, जर्नलिज्म में उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया। जब आप किसी बात को एक्सप्रेस करने के लिए कोई भी मीडियम यूज़ करो, वहाँ पे आप डायलॉग भी अगर कर रहे हो या एक डायलेक्ट भी अगर यूज़ कर रहे हो, तो भी वहाँ पे आप अपनी बात को किस तरीके से रखते हो, उस जगह पे रेटोरिक बहुत सही तरीके से यूज़ होने लग गया। रेटोरिक्स इसको जो लाया था, इन्वेंट किया था, वो थे ऐसे लोग जिन्हें बोला जाता है सोफिस्ट्स। और इन्हें सोफिस्ट सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि सोफिस्ट ये नाम उनका सोक्रेटिस ने रखा था। एंड ये मेरी पर्सनल थ्योरी है कि सोफिस्टिकेटेड ये जो वर्ड है ये वहीं से आया हुआ है। तो बात ऐसी है कि रेटोरिक्स को लेकर जो छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस थे वो बने। मतलब लोग क्या करते थे, लोग ऐसे छोटे छोटे ऐसे स्कूल्स बनाते थे, ट्यूशन टाइप्स, एंड वहाँ पे वो लोगों से फीस चार्ज करते थे इन रिटर्न ऑफ गिविंग देम नॉलेज एज इन फिलोसॉफिकल नॉलेज। बट वहाँ पे जो नॉलेज लोगों को दिया जाता था वो एक्चुअली थे रेटोरिक्स। अब सोक्रेटिस ने इसको बहुत ही सोफिस्टिकेटेडली, मतलब बहुत ही सफाई से इनको अपोज करते हुए सोक्रेटिस ने डायलेक्टिक फॉर्म ऑफ कॉन्वर्जेशन लाया। सोक्रेटिस क्या करते थे, वो लिटरली सड़क पे जाते थे, बैठते थे और जो भी उन्हें इंसान मिलता था उनसे वो प्रश्न पूछते थे, उनके सामने कोई बात रखते थे और उस बात के बाद ही यूज टू डिस्कस विद देम। सिंपल है, अगर मैं सड़क पे आपके पास आती हूँ, बैठती हूँ और आपसे मैं 2 सवाल पूछती हूँ, आप उसका कुछ तो एक जवाब देते हो, फिर मैं उसके ऊपर मेरा ओपिनियन देती हूँ, फिर आप उसमें से अपना ओपिनियन देते हो, या फिर आप मेरी उस बात को लेकर सवाल पूछते हो कि ये आपने जो बोला इसका मतलब क्या है, एंड देन मैं फिर आपको उसका मतलब बताती हूँ। फिर उसमें से आप और 4 बातें बाहर निकालते हो, बातें भी निकालते हो, सवाल भी निकालते हो, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हो, अपने ओपिनियंस भी देते हो,
एंड आई ऑल्सो डू द सेम थिंग. मैं सवाल पूछती हूँ, मैं जवाब देती हूँ, मैं मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, मैं मेरे ओपिनियंस बताती हूँ. एंड दैट इज़ हाउ द फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स वेंट अहेड. एंड जैसे जैसे ये डिस्कोर्स आगे बढ़ता था, उसका बेस यही होता था कि जो हमारा इनेट एक्सपीरियंस है एंड जो हमें लॉजिकली कनेक्ट करते आता है एंड जो हमें हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष ऐसे दिख रहा है, ऐसे कुछ 3 चीज़ें पकड़ लो जो मिलाकर एक कॉन्क्रीट ट्रूथ बनाता है. दिस वॉज डायलेक्टिक वे ऑफ कॉन्वर्जेशन. एंड सोक्रेटिस, ये जो सोफिस्ट लोग थे, जो स्पेशली रेटोरिक्स लोगों को सिखाते थे, इनको वो बहुत जम के क्रिटिसाइज करते थे. और उसका रीज़न सिर्फ एक ही था, जो रीज़न आज तक लोगों के जहन में है कहीं तो भी, इन सम पार्ट ऑफ दैट ब्रेन, कि सामने वाला इंसान जो बोल रहा है वो सिर्फ अपनी बात पटाने के लिए बोल रहा है. उसे सिर्फ अपनी बात कन्विंस करवानी है सामने वाले इंसान से. इट डजेंट मैटर वो बात, उस बात में कितनी सच्चाई है. इट डजेंट मैटर उस बात में कितना तथ्य है. इट डजेंट मैटर कि वो क्या इसलिए रखा गया है क्योंकि इससे हमें कोई अल्टीमेट अपर फैक्ट डिस्कस करना है, या वो बात इसलिए रखी गई है क्योंकि उससे हमें कोई गहरी डिस्कशन समझनी है, या वो सिर्फ इसलिए रखी गई है क्योंकि मुझे अपने आप को सही साबित करना है. आधे से ज़्यादा लोग आज के तारीख में अपने आप को सही साबित करने में ज़्यादा तुले हुए हैं, रादर देन थिंकिंग अबाउट अ बिगर डिस्कशन और अ बिगर डिस्कोर्स, कि वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट द थिंग एक्चुअली इज, फॉर व्हाट द थिंग एक्चुअली इज. ये नहीं है, उल्टा ये है कि तूने जो भी बोला वो मुझे नहीं पटा, और मुझे नहीं पटा ये मैं इस तरीके से बोल के दिखाऊंगा जिससे करके सामने वाला इंसान जो है, जो तीसरा इंसान हमारा कॉन्वर्जेशन जो सुन रहा है, उसे भी नहीं पटेगा तुम जो बोल रहे हो वो. एंड नन ऑफ दिस इज रियलिटी बेस्ड. डजेंट मैटर कि ये बात सच है कि नहीं. मैटर सिर्फ ये करता है कि तुम्हारी बात तुमने कितने यूनिक तरीके से रखी. दैट्स इट. इसी वजह से सोक्रेटिस जो है वो बहुत गुस्सा थे सोफिस्ट लोगों से, बहुत उनके खिलाफ थे, बहुत क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने. एंड आगे भी जाकर काफ़ी लोगों ने रेटोरिक्स को थोड़ा नेगेटिवली लिया. स्पेशली एक ऐसा डिस्कोर्स बढ़ गया कि ये सब बात करने के लिए बात कर रहा है या इसके बाद में एक्चुअली कोई तथ्य है. उससे ये एक डिवीजन डिस्कोर्स हो गया कि कौन से बात कर रहा है और कौन ज्ञान दे रहा है. क्या ये डिस्कोर्स आना ज़रूरी था? बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि रेनेसांस में यही होता था ना, लोग बातों बातों में एक दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं, फंसा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो कोई जान ही नहीं पा रहा. तो rhetoric is just not limited to humor, widespread over many other things, you could say. मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आज की तारीख में अगर मैं रेटोरिक के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन बताऊँ कि उसमें एक इमेजिनेशन होता है, उसमें आप उसका अरेंजमेंट जो है वो समझने की कोशिश करते हो, फिर आप क्या कौन सा स्टाइल यूज़ कर रहे हो वो उसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपकी मेमोरी कितनी शार्प है या आपके मेमोरी में कौन सी चीज़ें उसको लेके प्री इंस्टॉल्ड है, वो सब आपके दिमाग में होता है, आप फिर उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हो. इन चीज़ों के बारे में बात करने के बजाय अगर मैं कंक्लूजन में इतना ही कहूँ कि ये एक ऐसा स्किल है जिसे हर इंसान आजकल यूज़ कर रहा है, बिकॉज इधर लोगों को पॉपुलर होना है या लोगों को रेलेवेंट रहना है, या एट द बेसिक ऑफ बेसिक इंसान को अपनी बात रखनी है. एंड इट्स रियली डिफ़िकल्ट इन अ केओटिक वर्ल्ड कि अपनी बात आप रखो और उसका आपको कोई प्रत्युत्तर ना मिले. अगर आपकी बात सही है या गलत है वो छोड़ दो, लेकिन रिपल इफेक्ट बहुत बढ़िया होता है. इतना बढ़िया रिपल इफेक्ट होता है कि मैं क्या बताऊँ. सो इसको सेन रखते हुए, इस तरह अपनी बात को सामने रखते हुए, सभी तरफ की इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली कलेक्ट करते हुए, फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम हमारी बात रख पाए. एंड दैट इज़ व्हाट रेटोरिक इज़ ऑल अबाउट. इतना बोल के अगर मैं कंक्लूड करूँ तो काफ़ी होगा. सो मुझे इजाज़त दीजिए. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई स्मॉल लिटिल इडियट रेटोरिकल टॉक, एंड आई होप आपका टाइम वेस्ट ना हुआ हो.
आपको थोड़ा सा इनपुट मिला हो एंड होपफुली आप सोच समझ के, सामने वाले इंसान के रेटोरिक्स को समझ के या सामने वाले इंसान की बात में कितना तथ्य है ये समझ के फिर आप उसको आत्मसात करो और इस केओटिक वर्ल्ड में थोड़ी सी शांतता बना पाओ खुद के लिए। चलो